तो ये देश है। और जिस देश में हगने और मूतने के लिए पैसा देना पड़ता हो, जरा सोचिए कि उस देश में खाने और जिंदा रहने के लिए कितना पैसा देना पड़ता होगा, और उसी के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। कोरोना काल में दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति का ग्रोथ जिसका हुआ, 1 नंबर पे टेस्ला मोटर के मालिक और 2 नंबर पे गौतम अडानी। जब देश बर्बाद हो रहा था तो अडानी अमीर हो रहे थे। किस प्रकार से अमीर हो रहे थे, तो इस पे चर्चा कौन करेगा। हम मन की बात नहीं करते, हम जन की बात करते हैं, यानी जनता की समस्याओं को हम उठाते हैं। वैसे ही देश की जो पुलिस प्रशासन होती है वो देश का धड़कन होता है। अगर एक दिन हिंदुस्तान के सभी पुलिस वाले सिर्फ एक दिन हड़ताल कर लेना तो धड़कन रुक जाएगा, देश रुक जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं अभी खड़ा हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मेरे साथ वो शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में एक नाम बन चुकी है, और इनका नाम भी अपने आप को सर लिखते हैं मनीष कश्यप, बिहार का बेटा। और इस बिहार के बेटे ने पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक एक चुन चुन कर धोया वह सब देखते हैं। और जिस तरीके से पत्रकारिता सर आपकी देखी, बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, यह कोई ना कोई शख्स है जो आवाज़ को बेदास और बेबाक तरीके से उठाता है। किस तरीके से सबसे पहले तो प्रेरणा जानना चाहूँगा। प्रेरणा मेरे पिताजी हैं, आर्मी में हैं जी, और 12 साल जम्मू कश्मीर में रहे हैं जी। अभी नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड में। तो उनसे बड़ा प्रेरणा मेरे लिए क्या हो सकता है। तो ये प्रेरणा कि भाई देश के लिए कुछ करना है जज्बा रहा। कई बार मैंने आपसे खुद सुना कि जब भी पत्रकारिता आप करते हैं बड़ा ही इस मुद्दे को लेकर चलते हैं जिस मुद्दे को शायद अभी तक कोई पत्रकार छेड़ता भी नहीं है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ आप न्यूज़ पे देखते होंगे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग लिख के आता है, तो ग्राउंड स्टूडियो में नहीं होता है, ग्राउंड पे होता है। मैं मुंबई भी गया था तो बहुत सारे कलाकारों ने बोला क्या कि आइए स्टूडियो में आइए। मैं बोला नहीं, सड़क पे अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें से एक हरियाणा के कलाकार हैं, वो तैयार हुए सड़क पे देने के लिए, तो मैं लिया। मेरा 90% वीडियो जो है वो सड़कों पे ही होता है। हाँ, इमरजेंसी कंडीशन में कभी कभी लाइव आता हूँ मैं घर से, तो बस सड़क पे पत्रकारिता करना अच्छा लगता है। तरीके से आपकी मैंने पत्रकारिता देखी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके आप छोटे छोटे भ्रष्टाचार या वह काम जो एक इंजीनियर की बहुत बड़ी गलती या नाकामयाबी कहे, आप खुद भी इंजीनियर हैं, समझ पा रहे हैं, तो उस तरीके से प्रेरणा रही कि यह कार्य तो इस तरीके से होना था। देखिए, समस्या क्या है कि आज पत्रकारिता का मतलब ये हो गया है कि नेता की बातों को जनता तक पहुंचाना। जी जी, हाँ, मतलब कि यहाँ पे सुनिए, अभी हम लोग जो है दिल्ली में हैं, पीछे संसद भवन पुरानका दिख रहा है, आगे नायका बन रहा है। आई दोनों में नायका पुरानका नेताजी लोग आते हैं जाते हैं, सही है कि नहीं है। हम उनके पास रहेंगे, उनके मुंह में माइक घुसाएंगे, नेताजी इस देश के लिए क्या सोच रहे हैं वो बात हम जनता तक पहुंचाएंगे। आज पत्रकारिता का मतलब वो हो गया है। हमारा मकसद उल्टा है, जनता को कहाँ समस्या हो रहा है, किस प्रकार की समस्या हो रहा है, हम जनता की बातों को नेताजी तक पहुंचाएंगे। सांसद भवन में कुर्ता फटा है या पैजामा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक घर में जो है गैस सिलेंडर के वजह से किसको क्या समस्या हो रहा है, वो बातें जो है संसद भवन में गूंजना चाहिए। तो यहाँ पे तो गूंजता है कि पक्ष ने विपक्ष को थप्पड़ मारा, तो उन्होंने पेपर फाड़ा, तो उन्होंने ये किया वो किया, और उस बात को जनता तक पहुँचाते हैं। तो हमारा मकसद उल्टा है। हम मन की बात नहीं करते, हम जन की बात करते हैं, यानी जनता की समस्याओं को हम उठाते हैं बस। अरे जैसे कि जन समस्या जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं यही नेता उस आवाज़ को दबाने की भी तो कोशिश लगातार करते हैं। मैंने भी जब भी बात जन समस्या को लेकर की तो बड़े बड़े अधिकारी या नेताओं के लगातार कॉल आते हैं। मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ और छोटे से परिवार से आता हूँ, तो डर तो लगता ही है साहब। देखिए, माउंटेन ड्यू का प्रचार देखते होंगे, जिसमें आता है कि डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है, डर लगता है, ये बात सच है। लेकिन डर से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हाँ, बढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं तो कुछ करते रहते हैं, और जीतेंगे एक दिन ज़रूर। अच्छा, सच को दबाने के लिए पुलिस के पास सब हथकंडे होते हैं। जैसे कहा भी गया है कि पुलिस के इस देश में जो पुलिस है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने इस्तेमाल किया है जी। गलत पुलिस वाले नहीं हैं। जैसे देश की आर्मी जो है देश के लिए शान होती है, आन बान शान होती है, वैसे ही देश की जो पुलिस प्रशासन होती है वो देश का धड़कन होता है। अगर एक दिन
हिंदुस्तान के सभी पुलिस वाले सिर्फ एक दिन हड़ताल कर लेना तो धड़कन रुक जाएगा, देश रुक जाएगा। लेकिन उसका इस्तेमाल नेताओं ने इतना घटिया तरीके से किया है और उसका परिभाषा इतना घटिया कर दिया है। मेरे परिवार में बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बहुत सारे आर्मी वाले हैं, हम लोग उसी परिवार से ही आते हैं। इसके वजह से जो है ना, वो पुलिस को कोई भी सही निगाह से नहीं देखता है और लोग समझता है कि पुलिस भ्रष्ट है। एक केस होता है किसी आदमी के ऊपर तो उसके ऊपर नेताजी फ़ोन करते हैं कि नहीं इसको तुम मैनेज कर लो, और फिर दूसरा नेता करेगा नहीं इसको मैनेज मत करो, उसको फंसा दो। अब अगर पुलिस वाला नेता दोनों नेता का बात नहीं सुनेगा तो पुलिस वाले को फंसा के सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो करे क्या करे। जैसे आज के समय में आप सुनते होंगे CBI जो है पिंजरे का तोता हो गया है। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब से पुलिस वाला नेताओं का तोता है। तो गलत पुलिस वाला नहीं है, गलत हमारा राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। बदलाव तो कोशिश लगातार है आपकी। लग रहा है कि हम जैसे जो पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में लगातार जन समस्या को उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ गूंज बन पाएगी। आपकी तो बन रही है, क्योंकि लगा आप कई बार आपके ऊपर भी अरे मैं जेल गया हूँ, जेल गए हैं। फिर देखिए कैसे बदनाम किया जाता है। मैं 2019 में अंग्रेज का मूर्ति तोड़ा था, उस केस में जेल गया था। बहुत सारे नेताओं के हथकंडे के वजह से उन्होंने अफवाह फैला दिया कि मनीष कश्यप अपनी भाभी के साथ छेड़खानी किया था, इस वजह से जेल गया था। जबकि मेरी कोई भाभी ही नहीं है, मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और मैंने शादी ही नहीं किया है। तो ये चीज़ें हैं, नेता इतने घटिया हैं और इतने नीचे तक गिर सकते हैं। और कहा जाता है ना कि एक ही झूठ को लगातार 100 बार झूठ बोल दीजिए तो लोग सच मान लेते हैं। तो ये चीज़ें है, हम लोग जो है ना उसका डट के सामना करते हैं और जेल जाने वन जाने से डरते उड़ते नहीं यार। मेरे बाप ने मुझे मर्द के रूप में मर्द ही पैदा किया और मैं मर्द ही हूँ, इसीलिए डरता भी नहीं हूँ और घबराता भी नहीं हूँ। इसलिए मेरी आवाज़ जो है आवाज़ बन पाती है। जिस दिन आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं जेल जाने से, परिवार से, ऐसे वैसे। मैंने अपने छोटे भाई का शादी कर दिया, मैंने शादी नहीं किया, उस दिन आप भी आवाज़ बन जाइएगा, 100% आवाज़ बनिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, सिस्टम आपको अपनी चक्की में पीसने का प्रयास करेगा, बस मजबूत पत्थर बन जाइए, बाहर निकल जाइएगा उस चक्की से। घिस तो देगा, गोल तो कर देगा, ऐसा कर देगा कि मेरी पेंदी नहीं रहेगी, मैं टिक भी नहीं पाऊँगा। हाँ, घिसा तो मैं भी हूँ और आज मैं यहाँ पे हूँ, शायद से पैदल ही आया हूँ यहाँ पे। और अभी भी पूरा बिहार में घूमता हूँ, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सबसे ज़्यादा ये 3 राज्य में मैं जाता आते रहता हूँ। अभी मुंबई गया था, वहाँ पे भी घिसा मैं। तो घिसने के बाद जो है ना एक शेप हो जाएगा, शेप आकार हो जाएगा और उस आकार का इस्तेमाल होगा। जैसे जो शब्द इस्तेमाल पत्थर को घिसा जाता है तो शिवलिंग बनता है और घिसा हुआ पत्थर की ही लोग पूजा करते हैं। तो घिसिए थोड़ा सा सिस्टम की चक्की में, ऑटोमेटिक आवाज़ बन जाइएगा। चलिए, ये भी एक बड़ी बात रही कि यदि जन समस्या या जन की आवाज़ उठाना है तो देखिए किस तरीके से सिस्टम आवाज़ को दबाने के लिए आपके पीछे पड़ जाता है। और आपने अभी बात कही संसद की, जैसे अभी कहा कि जन समस्या गूंज बहुत कम लोगों की बन पाती है। और पत्रकारिता आपने बताई स्टूडियो से, तो जितने भी परिवार हैं जिन्हें हम पत्रकारिता के रहनुमा कहा जा रहा है और बड़े बड़े घराने हैं जो पत्रकारिता में अपना नाम रखते हैं, सभी लोग स्टूडियो में बैठ के बस डिबेट कर लेते हैं। कुछ भी हो जाए, बस एक 5 पैनलिस्ट बुलाया, डिबेट कर ली। उनको हकीकत से रूबरू हो पाएंगे कभी? देखिए, वही मैं बोला ना कि ये लोग नेताओं की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं और पत्रकार बिकाऊ नहीं होता है। कोई भी पत्रकार आप उठा के देख लीजिए, 1947 से लेकर आज तक पत्रकार बिकाऊ नहीं होता है, मीडिया हाउसेस बिकाऊ होता है। और देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि मीडिया हाउसेस एंड जर्नलिस्ट। तो मीडिया हाउसेस में अगर कोई पत्रकार काम कर रहा है तो मीडिया हाउसेस के हिसाब से काम करना होगा। और मीडिया हाउसेस ने आदेश दिया है कि एक दाढ़ी वाले को बुलाना है और एक टीका वाले को बुलाना है, बीच में बैठना है, दोनों को लड़ाना है। पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी गया भाड़ में। और यहाँ तक कि हमने किताबों में पढ़ा था बहुत पहले कि आप इस देश के किसी भी संस्था में या किसी भी 5 स्टार होटल में बाथरूम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि ताज होटल में भी कर सकते हैं।
आज मैं आ रहा था तो पहली बार मैं आश्चर्यचकित हो गया। सेंट्रल सेक्रेटरिएट मतलब समझते हैं? सेंट्रल सेक्रेटरिएट मतलब कि सेंट्रल का सेक्रेटरिएट है ये। यानी यहाँ आईएएस आईपीएस से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और उनके अधिकारी उस मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे मूतने के लिए मुझे 2 रुपया देना पड़ा मुझे। अब सोचिए, तो ये देश है, और जिस देश में हगने और मूतने के लिए पैसा देना पड़ता हो, जरा सोचिए कि उस देश में खाने और जिंदा रहने के लिए कितना पैसा देना पड़ता होगा। और उसी के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। देश 1947 में आज़ाद हो गया। देश के लोगों को ये लोग आज़ाद नहीं होने दिए, और आज भी हम पहले कांग्रेसियों के गुलाम रहे, अभी वाजपेयियों के गुलाम हैं, और उसके पहले अंग्रेजों के थे, उसके पहले मुगलों के थे। तो ये चीज़ें है, तो ये सब चीज़ों को समझना होगा, और देश की जनता ही नहीं समझना चाहती है। यहाँ तो टीवी खोलेंगे हम तो पहले सोचेंगे कि अरे हम भाजपाई हैं ना, तो हमारा फेवरेट चैनल है 5 गो है, वहीं देखेंगे। हाँ। हम कांग्रेसी है ना, तो हमारा फेवरेट चैनल ये 5 गो, हम वहीं देखेंगे। अरे हम भाजपाई कांग्रेसी नहीं है यार, हमारा देश है, देश हम सबके बाप का है, हम लोग देशभक्त हैं, और देश के हित में जो चैनल न्यूज़ दिखाए ना, उसका चैनल वो न्यूज़ दिखे ना, ऑटोमेटिक जितने भी मीडिया हाउस है जिसकी बात कर रहे हैं ना, नहीं बंद नहीं होंगे, बंद तो कभी नहीं होगा, सुधर जाएगा और एक्चुअल चीज़ों को दिखाना शुरू कर देगा। और आज मैं अभी मेट्रो में बैठा था तो मैंने न्यूज़ पढ़ा, हिंदुस्तान पेपर जो आता है ना, उसका न्यूज़ है, डेली हंट पे पढ़ रहा था कि कोरोना काल में दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति का ग्रोथ जिसका हुआ, 1 नंबर पे टेस्ला मोटर के मालिक और 2 नंबर पे गौतम अडानी। जब देश बर्बाद हो रहा था तो अडानी अमीर हो रहे थे, किस प्रकार से अमीर हो रहे थे, तो इस पे चर्चा कौन करेगा? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया हाउसेज में है, और मीडिया हाउसेज फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन का प्रचार कर रहा है, और फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन किसका है? अडानी का है। तो ये सब चीज़ें, और इन सब बातों को लोग सुनना भी नहीं चाहता। हम लोगों को भी देशद्रोही कह देता है, मुझे भी देशद्रोही लोग कह देता है, जबकि मैं लाल चौक पे जाके 2017 में तिरंगा फहराया हूँ। मेरे पिताजी फौज में हैं, मेरे बड़े पापा फौज में हैं, और मेरे दादाजी चीन की लड़ाई में लड़े हैं, और उस परिवार से हूँ, और उसको भी देशद्रोही कह देता है, चूँकि हम लोग देश के लिए आवाज़ उठाते हैं। और मेरा भाई अभी आया है जो, वो भी आईटीबीपी में है। तो जरा सोचिए, अब मैं क्या बोलूं, तो देश के लोगों को मानसिकता बदलना होगा, मीडिया हाउसेस को सुधारने की जरूरत नहीं है। और आंखों से दुख तो नजर आ रहा है कुछ। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। हाँ। मैं इस देश में पैदा होकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, जहाँ पे राम पैदा हुए हैं, जहाँ पे कृष्ण पैदा हुए हैं, और मैं इस बात से कभी भी दुखी नहीं हूँ। और मैं जिस धरती पे पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे एक साधारण से व्यक्ति गांधी को जो है ना राष्ट्रपिता बना दिया गया। चंपारण का हूँ मैं बिहार का हूँ, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे। दुखी नहीं हूँ, हाँ थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन हाँ लड़ना मेरा काम है और लड़ता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद है। और ये एक लंबी बातचीत सर के साथ रही, और एक एक शब्द बिल्कुल चुनकर, और देखिए किस तरीके से यदि सच्चाई दिल के अंदर है तो यह सच्चाई वक्त पर परेशान तो हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं होगी। और जिस तरीके से लगातार अपनी बात को बिंदास तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं, हम लगातार मैं खुद सर को फॉलो करता हूं और देखता हूं कि पत्रकारिता जो ग्राउंड लेवल पर होती है, इसी तरीके से, और लगातार लीड दिल्ली परिवार लगातार इस तरह की पत्रकारिता आप तक पहुंचाता रहेगा। बस धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सबसे कि लीड दिल्ली परिवार के जो न्यूज़ चैनल है उसको आप लोग यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। जय हिंद। थैंक यू सर, धन्यवाद है। सर ने भी हमारे लिए अपील की। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।